प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्षेत्रीय संगठन के एक महत्वपूर्ण संघ जो भारत से भी संबंधित है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत हम सामान्य परिचय देंगे। इसका सहयोग क्षेत्र कौन कौन से है, उसका निर्धारण क्या है, सार्क का चार्टर क्या है, उसका संविधान क्या है, संविधान को चार्टर कहा जाता है, और चार्टर और ढाका घोषणा, क्योंकि ये ढाका में बना था चार्टर, इसलिए इसको ढाका घोषणा कहा जाता है। सार्क की भूमिका का मूल्यांकन, और अंत में हम इसका निष्कर्ष में ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसको प्रभावी सार्थक किस प्रकार से बनाया जाए। यदि हम परिचय देखने की कोशिश करें इसका, प्रिय विद्यार्थियों, तो ये एक दक्षिणी एशियाई सहयोग संघ है और 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिणी एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था। राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे थे, राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था तथा इस सम्मेलन में सार्क की स्थापना हुई थी। ये जो 7 देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, ये 7 देश है। आपको लग रहा होगा कि ये 7 देश किस लिए बता रहे हैं, आजकल इसके 8 देश है। तो मैं अलग हेडिंग में, अलग पॉइंट में लूँगा कि अफ़गानिस्तान इसका मूल सिग्नेटरी नहीं था। मूल रूप में 7 ही देश थे। अफ़गानिस्तान को बाद में सदस्य बनाया गया, जिसकी की चर्चा आगे मैं करूँगा। मूल सिग्नेटरी है वो 7 देश ही हुआ करते थे। यह दक्षिणी एशियाई देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। इससे पहले दक्षिणी एशियाई देशों का किसी प्रकार का कोई संगठन है वो नहीं था। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिणी एशिया के इन नेताओं ने, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे, इन 7 देशों के इन नेताओं ने जो भाषण दिए, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव समाप्त करने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के मध्य सद्भावना, भाईचारा और सहयोग का नया युग शुरू होगा, नया युग प्रारंभ होगा। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संघ के जन्म को युगांतरकारी घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण, नए युग की बात, नए युग का शुभारंभ तथा सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया। ये भिन्न भिन्न नेताओं के भाषणों में ये बात है कही गई। दक्षिणी एशियाई संघ के सदस्य देशों में लगभग मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं, 162 करोड़ 162 करोड़ लोग रहते हैं। इस दृष्टि से ये विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला संघ है। दुनिया में और कई संघ है, पर ये 7 देश मिलकर के जिस जनसंख्या को कवर करते हैं और जिनका एक संगठन है, दुनिया में ये सबसे बड़ा है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, जनशक्ति तथा प्रतिभा से भरपूर है, तथापि इन देशों की ये प्रतिभा है, जनशक्ति है, साधन है, लेकिन इन देशों में की जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा और कुपोषण की समस्याओं से भी पीड़ित है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट है, दोनों पहलू है। भारत को छोड़कर इस क्षेत्र के अन्य देशों को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता है। पीछे बचे हुए 6 देशों को आयात करना पड़ता है खाद्य। मालदीव को छोड़कर संघ के 6 सदस्य भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से हैं। ये सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के जरिए एक दूसरों से जुड़े हैं। सार्क का विकास यदि हम देखने की कोशिश करें तो सार्क का विकास धीरे धीरे हुआ है, एकाएक नहीं हुआ। दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति
जिया उर रहमान ने दिया था। उन्होंने प्रारंभ किया था कि इस प्रकार का एक कोई दक्षिणी एशियाई देशों का अपना संघ और संगठन होना चाहिए। उन्होंने 1977 से 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा की थी। उसके बाद ही उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया इन्होंने, जिसमें नवंबर 1980 में आपसी सहयोग के लिए 10 मुद्दे तय किए गए कि किन मुद्दों पर सहयोग होगा। बाद में इसमें पर्यटन और संयुक्त उद्योग को निकाल दिया गया, 2 मुद्दे निकाल दिए गए। इन्हीं में से चयनित मुद्दे आज भी सार्क देशों के बीच में सहयोग का आधार है। सार्क के विदेश सचिवों की अप्रैल 1981 में बांग्लादेश में दस्तावेज पर विचार करने के लिए एक बैठक हुई थी। विदेश मंत्रियों की पहली बैठक नई दिल्ली में 1983 में हुई थी। इसी बैठक में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की पहली औपचारिक घोषणा हुई। 1983 में पहली औपचारिक घोषणा। प्रिय विद्यार्थी, वर्ष ध्यान रखें इस बात का कि कब विदेश मंत्रियों द्वारा पहली घोषणा की गई, स्थापना की, अभी हुई नहीं फॉर्मली। विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई 1984 में मालदीव में और 1985 में भूटान में हुई। उसके बाद ही दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसका संवैधानिक स्वरूप निश्चित किया गया। क्या चार्टर, जिसको चार्टर कहा जाता है, क्या सदस्य और उसका चार्टर क्या होगा, क्या संविधान होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, कौन सी जनरल बॉडी होगी, कौन सी कार्यकारिणी होगी, इन सब बातों का है निर्धारण किया गया। मैंने प्रिय विद्यार्थियों प्रारंभ में आपको बताया था, मैं 7 सदस्यों का नाम ले रहा था। अफगानिस्तान इसमें बाद में सदस्य बने हैं। तो अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य देश, जो काफ़ी स्थापना के काफ़ी वर्ष बाद में बना। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 3 और 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ, भारत में। ये सम्मेलन कई मायनों में विशिष्ट रहा। एक और अफगानिस्तान को नए सदस्य के रूप में सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया, तो दूसरी ओर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी ओर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। दुनिया के अधिकांश महत्वपूर्ण देश है वो पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। इससे सार्क को लेकर दुनिया भर में दिलचस्पी का संकेत मिलता है, वो इसके सहयोगी सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए। इसके अतिरिक्त इसमें सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। सार्क का मूल आधार क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना है। ये कोई सैनिक संगठन नहीं है, यह एक राजनीतिक संगठन है और गैर सैनिक संगठन है जो सहयोग पर बल देता है। अगस्त 1983 में ऐसे 9 क्षेत्र रेखांकित किए गए थे। वो है कृषि, स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम विज्ञान, डाकतार सेवाएं, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा तकनीकी, दूरसंचार तथा यातायात, खेलकूद तथा सांस्कृतिक सहयोग। 2 वर्ष बाद ढाका में इस सूची में कुछ और विषय जोड़ दिए गए जो नए विषय भी थे और महत्वपूर्ण भी थे। आतंकवाद की समस्या, मादक द्रव्यों की तस्करी तथा क्षेत्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका, ये नए विषय है वो जोड़े गए। अब प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने सार्क का चार्टर प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। चार्टर किसी भी संगठन के संविधान को कहा जाता है, जैसे यूएन का चार्टर, उसको संविधान न कह करके चार्टर कहा जाता है। और सार्क का चार्टर ढाका में बना था और इसमें ढाका घोषणा में इसको विधिवत रूप में है स्वीकार किया गया। सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। जैसे भारतीय संविधान में 355 धाराएं हैं, सार्क के चार्टर में 10 धाराएं हैं। इनमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संस्थाएं कौन कौन सी होगी,
तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। जो प्रमुख है, किस प्रकार की बात है, उद्देश्य इसके क्या है। सबसे पहले उद्देश्य से प्रारंभ होता है और चार्टर का अनुच्छेद 1 के अनुसार सार के मुख्य उद्देश्य है, जिसको लेकर के ये स्थापित किया गया है और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की जानी है। पहला उद्देश्य है दक्षिणी एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनमें जीवन स्तर में सुधार करना। मैंने बताया ये सैनिक संगठन नहीं है, ये आर्थिक सहयोग है, राजनीतिक सहयोग है, इसलिए जनता के कल्याण और जीवन स्तर में सुधार करना ये सबसे प्रमुख इसका और पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है दक्षिणी एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। अपने अपने दृष्टि से वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, ये कोशिश करना। तीसरा है क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। विकास ऑलरेडी हो रहा है, पर उस विकास की गति को और तीव्र करना और तेज करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं को मूल्यांकन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक दो देशों के या अनेक देशों के बीच में आपसी विश्वास नहीं होगा, किसी भी प्रकार का सहयोग अपेक्षित नहीं है, सहयोग हो ही नहीं सकता। तो विश्वास और सूझबूझ एक दूसरे देशों के बीच में होना अनिवार्य है। हालांकि विश्वास और सूझबूझ कितनी है ये मूल्यांकन का विषय है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये रहा है। पांचवा उद्देश्य रहा है इसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना। अब क्षेत्र देखें आप प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षात्मक आदान प्रदान, तकनीका का आदान प्रदान, वैज्ञानिक शोध का आदान प्रदान, ये सब बातें हैं। पर यहाँ कहीं भी सैनिक पहलू या अस्त्र शस्त्रों के बारे में नहीं, क्योंकि यह सैनिक सहयोग संगठन नहीं है, ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सहयोग संगठन है। छठी इसकी विशेषता है अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में वृद्धि करना। इन सब देशों की सूची आपने देखी प्रिय विद्यार्थियों, ये 7 देश और 8वां अफगानिस्तान भी सब विकासशील है, कोई विकसित देश नहीं है। दुनिया में केवल विकासशील देश ये भी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तृतीय विश्व के अनेकों देश विकासशील है, जो शायद दक्षिण एशिया में नहीं है, दुनिया के अलग अलग हिस्से में अवस्थित है। उनके बीच में सहयोग में वृद्धि करना भी सार्क का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सामान्य हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। यहाँ मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच शब्द उपयोग में ला रहा हूँ। इसका मतलब यूएन की साधारण सभा, यूएन की सुरक्षा परिषद, अन्य कई प्रकार के हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जहाँ पर भी इन देशों को मौका मिलता है भागीदारी निभाने का, प्रतिनिधित्व करने का, शिखर सम्मेलन भाग लेने का, अपने इन देशों के हितों की सुरक्षा करना इसके उद्देश्य है। ये इनके प्रमुख उद्देश्य को लेकर के ये है वो सार्क स्थापित किया गया। यदि हम इसके सिद्धांतों पर दृष्टिपात करें तो अनुच्छेद 2 के अनुसार सार्क के कई प्रमुख सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर इसको निर्मित किया गया है। पहला सिद्धांत है संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। तो ये सहयोग का है, क्षेत्रीय अखंडता स्थापित करना है, समानता, देश सब इसके सदस्य राज्य बराबर नहीं है, पर क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ये सदस्य है तो ये समानता पर आधारित है। देश चाहे छोटा है या बड़ा, इसमें भारत सबसे प्रभावशाली देश है, बड़ा भी है, शक्तिशाली भी है, लेकिन वह सबके बीच में समन्वय और सहयोग बना करके चलता है, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। एक दूसरे के द्विपक्षीय मामलों में सामान्यतः हस्तक्षेप न करना इसकी प्रमुख नीति है, पर सामान्य लाभ के सिद्धांतों पर बहस करना, चर्चा करना, निर्णय लेना इसके सिद्धांतों में से आता है।
दूसरा जो बात है इसमें, दूसरा जो सिद्धांत है, इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों। द्विपक्षीय में दो देशों के मुद्दे इसके क्षेत्र में नहीं है, न बहुपक्षीय, मतलब आप दुनिया के इन देशों को छोड़ करके दुनिया के अन्य देशों के साथ कई सहयोग कर रहे हैं, तो वो इसका विषय नहीं है। ये उनका पूरक होगा, लेकिन उनका स्थान है वो नहीं लेगा। तीसरा, इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा, मतलब देश पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे द्विपक्षीय मुद्दे दूसरे देशों के साथ चर्चा करने या बहुपक्षीय जितने भी संगठन हैं उसका सदस्य बनने के लिए है, देश पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। तो ये इन उद्देश्यों को लेकर के इसकी सार की है वो स्थापना की गई। अब बहुत ही प्रमुख पॉइंट है, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी है, किन किन संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करता है। चार्टर के अंतर्गत 4 की जो संस्थाएं हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी संस्था है वो है शिखर सम्मेलन। और प्रिय विद्यार्थी, आप शायद जानते होंगे शिखर सम्मेलन किसको कहा जाता है। अंग्रेजी में जिसको समिट कॉन्फ्रेंस कहते हैं। भिन्न भिन्न देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उसको शिखर सम्मेलन कहते हैं। और इस सार का सबसे प्रमुख संस्था है वो शिखर सम्मेलन है, जो कि वर्ष में प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और इन 7 देशों के अब 8 देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेते हैं। पहला शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 व 8 दिसंबर 1985 को ये पहला शिखर सम्मेलन है। ये तिथि भी याद रखें आप, 7 व 8 दिसंबर, स्थान ढाका में, वर्ष 1985 में हुआ था। और दूसरा भारत के बेंगलोर में 16 व 17 नवंबर 1986 में हुआ था। वर्ष में एक बार शिखर सम्मेलन होना अनिवार्य है, पर यदि हम सार्क के इतिहास को देखें तो कई वर्ष ऐसे भी व्यतीत हुए हैं जब किन्हीं कारणों से शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर चार्टर के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी संस्था शिखर सम्मेलन है, जिसका सम्मेलन की वर्ष में एक बार होना अनिवार्य है। दूसरा जो संस्था है इसकी वो है मंत्रिपरिषद। चार्टर के अनुच्छेद 4 में सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद है। विदेश मंत्री इसके सदस्य होंगे। इसकी 6 माह में एक बैठक आवश्यक है, मतलब वर्ष में 2 बार, जहाँ शिखर सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है, ये मंत्री परिषद की बैठक है वो वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। पर आवश्यकता अनुसार कभी भी बैठक हो सकती है। इस प्रकार के कोई मुद्दे उठते हैं जिन पर कि तुरंत विचार करने की आवश्यकता होती है, तो सदस्य देशों के मांग पर इन मंत्रियों का कभी भी सम्मेलन है वो हो सकता है। इनका जो मुख्य कार्य है, जो मंत्री परिषद बैठती है, उसमें संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हित के मुद्दे के बारे में निर्णय करना, नए सहयोग के नए है क्षेत्र है खोजना, ये काम इनका है। तो ये दूसरी संस्था, पहली संस्था शिखर सम्मेलन हुआ, दूसरा मंत्री परिषद हुआ, तीसरा है स्थायी समिति, परमानेंट कमेटी। चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार ये सदस्य देशों के सचिवों की समिति है। अब ऊपर से चलें यदि हम, तो शिखर सम्मेलन राष्ट्राध्यक्ष, फिर विदेश मंत्री, मंत्री परिषद, और ये सचिव जो सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नौकरशाह लोग होते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विस के भारत के संदर्भ में यदि बात करें, या IAS अधिकारी होते हैं, भिन्न भिन्न देशों में भी इसी प्रकार से होते हैं। तो ये सचिवों की समिति है और इसकी बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी वर्ष में होनी जरूरी आवश्यक है, पर वर्ष में कभी भी हो सकती है, पर वर्ष में एक बैठक होना अनिवार्य है। इस स्थायी समिति के जो प्रमुख कार्य है, सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, जो निर्णय लिया जाता है उनको मॉनिटर करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करना, अध्ययन के आधार पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करना, किन मुद्दों, किन पहलुओं को शिखर सम्मेलन में
या मंत्रिपरिषद की बैठक में उठाने की आवश्यकता है, ये सभी निर्णय है ये सचिवों की जो स्थायी समिति है वो तय करती है। चौथी इसकी संस्था है तकनीकी समितियाँ। अनुच्छेद 6 में कार्यक्रम को लागू करने तथा समन्वय का कार्य करने के लिए तकनीकी समितियाँ, ये भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, कई मुद्दों पर है। ये तकनीकी खेलकूद के क्षेत्र में हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है। आवश्यकता अनुसार इन तकनीकी समितियों का गठन किया जाता है। पांचवी संस्था है कार्यकारी समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी। अनुच्छेद 7 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है। स्थायी समिति बड़ी है थोड़ी, 7 सदस्य, उनमें से 2 या 3 सचिवों को कार्यकारी समिति में नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि वर्ष भर गतिशील रहते हैं और निर्णय लेते हैं कि क्या क्या किया जाना है। सचिवालय अनुच्छेद 8 में स्थापना करने का प्रावधान है। दूसरे सार्क सम्मेलन बेंगलोर में 16 जनवरी 1987 को इस सचिवालय की स्थापना की गई। 17 जनवरी 1987 से काठमांडू में सचिवालय ने कार्य शुरू कर दिया। ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि सार्क के देशों का सचिवालय कहाँ है। तो इसका सचिवालय, स्थायी सचिवालय उत्तर होना चाहिए आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है, जो कि निर्णय जो लिया गया था बेंगलोर में उसके अनुसार स्थापित किया गया है। सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और महासचिव सदस्य देशों में से बारी बारी से घूमता रहता है। जैसे भारत 2 वर्ष रह चुका तो भूटान 2 वर्ष रह चुका तो बांग्लादेश, इसी तरह सदस्य राष्ट्र है वो बारी बारी से 2 वर्ष के लिए इसके महासचिव है वो बनते रहते हैं। अगला जो संगठन है इसका सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण है जो स्थायी है। अगला है वित्तीय प्रावधान। अब काम कैसे चलेगा? बिना वित्तीय संसाधनों के काम नहीं चल सकता है। जैसे पूरा संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के अनुदान द्वारा संचालित होता है, इसी प्रकार सार्क भी अनुदान द्वारा, और वो भी ऐच्छिक अनुदान द्वारा है, वो संचालित होता है। लेकिन वह बांटा जाता है। बांटा किस अनुपात में जाता है? देय क्षमता के अनुसार। किस देश की क्षमता कितना अनुदान दे सकते हैं उसके अनुरूप बांटा गया है। और सबसे प्रमुख अंशदात्री देश भारत है, सबसे बड़ा देश है। आर्थिक दृष्टि से इन सब देशों की तुलना में वो सबल है, अधिक शक्तिशाली है। तो भारत का जो अंशदान है वो 32% है। पाकिस्तान दूसरा बड़ा राज्य है, 25% अंशदान वो देता है। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका करीब करीब बराबर है, तीनों आर्थिक दृष्टि से भी 11% वो देता है। भूटान और मालदीव छोटे हैं, ये 5% देते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान को भी हिस्सा दिया गया है कि उसको कितना अनुदान देना है। तो ये इसका संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि हम सार्क की भूमिका का मूल्यांकन करें, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, यद्यपि इसकी स्थापना में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से यह अस्तित्व में आया। हालांकि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने उसका चार्टर तैयार कराया था, लेकिन भारत का भी इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई उतार चढ़ाव इसको देखने को मिले। कभी मैंने बताया आपको शिखर सम्मेलन नहीं हो पाए, किन्हीं कारणों से कमी रही उनमें। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सार्क पूरी तरह से फेल हो गया, असफल हो गया। किन्हीं कारणों से द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर के या अन्य मामलों को लेकर के वर्ष में एक बार जो शिखर सम्मेलन होना था वो नहीं हो पा रहा था। कई बार कई राष्ट्राध्यक्षों ने बाइकआउट भी कर दिया गया। लेकिन ये सब होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते कि ये फेल्योर है, ये असफल है। इसकी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हम गिनाने की कोशिश करें तो आर्थिक विकास है। ये आर्थिक सहयोग का क्षेत्र है और एक दूसरा देश जो आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न है वो केवल आर्थिक सलाहकार ही नहीं है बल्कि आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक विकास में तकनीकी की सहायता प्रदान करता है और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।
इसके अतिरिक्त विवादों के निपटारे में सहायता, आपसी विवाद है किसी तरह का, उसमें भी सहायता होती है। एकीकृत परिवहन प्रणाली अपनाना, ये एक सुझाव दे सकते हैं हम कि इनमें सार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एकीकृत परिवहन प्रणाली अपनानी चाहिए। द्विपक्षीय परिवहन प्रणाली है, भारत बांग्लादेश में है, भारत नेपाल में है, भारत भूटान में है, भारत पाकिस्तान में है, लेकिन एकीकृत परिवहन प्रणाली नहीं है। तो इसकी उपलब्धियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उपलब्धियां होते हुए भी हम और इसको सशक्त बनाने के लिए और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अधिक सार को सार्थक बनाने के लिए कई सुझाव दे सकते हैं। ये सुझाव है, महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाए। अभी महाशक्तियाँ पहले बहुत प्रमुख थे, अमेरिका, सोवियत रूस, दुनिया के अन्य कई देश, आजकल चीन भी, जापान भी बहुत सारे शक्तिशाली बन रहे हैं। ये यदि इसमें इन्वॉल्व होने लगे बहुत ज़्यादा, तो वो अपने अपने हितों को साधने की कोशिश करेंगे और जो सहयोग के क्षेत्र निर्धारित किए हैं उनसे हट कर के ये राजनीति का अखाड़ा भी बन सकता है। इसलिए महाशक्तियों को क्षेत्र से दूर रखा जाना चाहिए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन देशों के मध्य बाइलैटरल व्यापार है, वाणिज्य है, आर्थिक विकास है और मल्टी सब देश मिलकर के है आपसी सहयोग है वो निर्धारित करें। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क देशों द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाया जाए। विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपका सहयोग संगठन है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये, लेकिन आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि 8 के 8 देश एक स्वर में बोलते हैं तो आपकी जो वाणी है वो बहुत अधिक प्रभावी होती है, आपका जो वजन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य भिन्न भिन्न दुनिया के जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनमें इन सब देशों को सर्वसम्मत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, अर्थात सब एक आवाज़ में एक भाषा में बोले और एक तरफ यदि मतदान का प्रश्न आ जाता है तो एक तरफ मतदान करे, तो ये भी इसको प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। सहयोग के क्षेत्र मैंने अभी आपको 9 बताए हैं। इन 9 क्षेत्रों के अतिरिक्त नए नए सहयोग के क्षेत्र ढूंढे जाने चाहिए। विद्यार्थियों का आदान प्रदान होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामले में हालांकि इन देशों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण है और अधिक, एक सार्क यूनिवर्सिटी भी कार्यरत है, पर भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामले में विद्यार्थियों के आने और जाने में एक तरह का सिलेबस पाठ्यक्रम निर्धारित करने में सहयोग है वो ढूंढा जा सकता है। फिर सांस्कृतिक संपर्क एवं एक दूसरे के देशों के लोगों की आवाजाही को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सांस्कृतिक बैकग्राउंड यदि देखें हम, पृष्ठभूमि देखें हम, तो सबकी अपनी अपनी विशेषता है और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ने से एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे का कल्चरल जानने का अवसर मिलता है। तो इसलिए इस प्रकार के सांस्कृतिक टूर्स है वो भिन्न भिन्न देशों के बीच में है वो होने चाहिए और एक दूसरे के नागरिक आवाजाही की जो वीज़ा इत्यादि का संकट है ये कम से कम है वो किया जाना चाहिए, जिसलिए स्वतंत्र निर्गमन कर सके इन देशों के लोग आपस में, जिससे उनमें भाईचारे की भावना है बढ़ेगी, ये अधिक सार्थक होगा। फिर सार्क को आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक विमर्श का मंच भी बनाया जाए। हालांकि मैंने बार बार कहा है इसमें राजनीति और सैनिक बातें बहुत कम आती है, लेकिन यदि कोई द्विपक्षीय मसला है तो ये सब सातों देश मिलकर के उसको यदि हल करने की कोशिश करें, उन दोनों देशों को समझाएं, तो ये प्रभावी हो सकता है। इसलिए आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक विचार विमर्श का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मुद्दों को है वो सुलझाया जा सके। टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए बल्कि बातचीत द्वारा इनका समुचित समाधान किया जाए। होता क्या है कि टकराव के कोई भी मुद्दे वो एजेंडा में लेते ही नहीं है कि इससे कहीं फेल नहीं हो जाए मीटिंग। महाशिखर सम्मेलन है वो या विदेश मंत्रियों का सम्मेलन में वो, तो टकराव के मुद्दों को टाला नहीं जा करके
उनके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी है आपस में वैमनस्य पैदा करने की जगह है वो ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मुख्य बातें मैंने आपको सार के समय में बताई। अभी अभी आपने न्यूज़ पेपर्स में शायद पढ़ा होगा, फिलहाल प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सार्क के सदस्य राष्ट्रों को वो संबोधित किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और कोरोना वायरस की एक जो समस्या है उसमें जॉइंट एक्शन प्लान स्थापित करने की बात कही थी। सब राष्ट्राध्यक्षों ने इस पर अपनी सलाह दी थी। इससे अच्छा सहयोग, जब ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है तो उसका समाधान आपस में मिल बैठ करके तय करने की बात है, वो कही थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने संक्षेप में आपको सार्क के बारे में, इसकी गतिविधियों के बारे में, संगठन के बारे में, चार्टर के बारे में और यहाँ तक कि इसको और सक्षम, शक्तिशाली, उपयोगी कैसे बनाया जाए इसके लिए सुझाव दिए। आप और क्षेत्रीय संगठनों पर भिन्न भिन्न पुस्तकों का अध्ययन करें, अपने ज्ञान को अभिवृद्ध करें। ये वार्ता अपने आप में पर्याप्त नहीं है, हमेशा मैं कहता हूँ ये आपके लिए एक हिंट है, एक आधार है और इस आधार का आप उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।